वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है नोरसेट प्री 2025 की आंसर की के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन है ये सारे मेमोरी बेस्ड है। हो सकता है कोई सी क्वेश्चन में आप लोगों को लगे कि सर ये एग्जाम में ऐसे था, ऐसे नहीं था, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने ये जितने भी क्वेश्चन है ये हमने बच्चों से कलेक्ट किए हैं और मेमोरी बेस पर आधारित है। तो देखते हैं अपन कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन से तैयारी करना तो आप लोग जो हमारी एप्लीकेशन से आप तैयारी कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर से HTMK अकेडमी को डाउनलोड करना है। HTMK अकेडमी को आपको डाउनलोड करना है। यहां पर आपको सिर्फ 1299 रुपए में आपको पूरा फुल कोर्स मिल जाएगा। नोरसेट का पूरा आपको फुल कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। कम से कम इसके अंदर 500 हावर्स की क्लासेस है और इसके साथ साथ में लाइव क्लासेस आपको मिलेगा। ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आप न केवल नोरसेट बल्कि INM, GNM और इसके अलावा और भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। CHO, ड्रेसर, कई प्रकार की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं HTMK अकेडमी एप्लीकेशन से। तो चलते हैं अपन नोरसेट में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। हम बात करें नोरसेट 8 के बारे में अपन बात कर रहे हैं, प्री वाले के बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं अपन कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, वैक्सीन आर इंक्लूड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। यानी कि कहने का मतलब जो कितने वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड है। तो भाई अभी यहां पर हम बात करने वाले वर्तमान समय में यहां पर 12 वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है। टोटल 12 वैक्सीन है जिनको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके नोरसेट प्री में पूछा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पेशेंट हैव GBS इन योर वार्ड विच योर प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक पेशेंट है जिसे GBS है। GBS का मतलब होता है गुलियन बार सिंड्रोम। गुलियन बार सिंड्रोम ये होता है सिंड्रोम। तो ये पेशेंट है तो आपको इसके अंदर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रखना है, कार्डियक मॉनिटरिंग, रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग, यूरिन आउटपुट, प्यूपिल्स रेस्पॉन्स। तो हमें यहां पर इंपॉर्टेंट है वो है कौन से, रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग। क्योंकि जो गुलियन बार सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है। इसमें रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है इसके अंदर। तो ये हमें अपन को रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यू वर्क इन योर वार्ड हैव अ इंजेक्शन प्रीफिल्ड विद एयर, डॉक्टर एडवाइज टू एडमिनिस्टर दिस इंजेक्शन टू द पेशेंट विच रूट यू प्रिफेयर। यानी कि आप एक वार्ड में काम कर रहे हैं और आपके एक पास प्रीफिल्ड इंजेक्शन है। तो एयर प्रीफिल्ड, उसके अंदर जैसे ऐसे इंजेक्शन होते हैं है ना, ऐसे पतले इंजेक्शन होते हैं, इनके अंदर एयर होती है, ऐसे एयर होती है, थोड़ी सी एयर इनके अंदर रहती है। तो ये इस इंजेक्शन को लगाने के लिए आप कौन सा रूट प्रिफर करेंगे अपन, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस। तो इनके लिए अपन सबक्यूटेनियस यूज करते हैं। मोस्टली ये किस में होता है, जो हिपेरिन वाले होते हैं, हिपेरिन इंजेक्शन होते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। जो हिपेरिन के इंजेक्शन होते हैं ना, उनमें इस प्रकार की जो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर, अ पेशेंट हैज कंटिन्यूअस पेन एंड डॉक्टर एडवाइज कंटिन्यूअस एनाल्जेसिक थेरेपी। इसमें ये पूछा गया था कि पेशेंट है जिसको लगातार पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने कंटिन्यूअस एनाल्जेसिक थेरेपी उसको एडवाइज किया गया है। यू नोटेड द पेशेंट रेस्पिरेटरी रेट रिड्यूज। आपने नोट किया कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट रिड्यूज हो गई। शोइंग साइन ऑफ डिप्रेशन, है ना, और ये जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। विच एंटीडोट डू यू गिव, आप उसको कौन सा एंटीडोट देंगे, एन एसिटाइलसिस्टिन, नैलोक्सोन, एट्रोपिन, नोर एड्रेनालिन। तो यहां पर आप क्या देंगे उसे। तो ऐसी कंडीशन अगर किस में होती है, क्योंकि यहां पर किसी का नाम नहीं दिया, तो यहां पर एनाल्जेसिक के लिए क्या है, डॉक्टर ने हो सकता है मोर्फिन उसको लगाया हो। क्या लगाया उसने, मोर्फिन लगाया हो। तो यहां पर मोर्फिन अगर लगाया हो उसने, तो यानी कि ओपोइड लगाया। तो ओपोइड क्या करते हैं, ओपोइड रेस्पिरेटरी को डिप्रेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या है, यहां पर देंगे अपन नैलोक्सोन, इसके अंदर एंटीडोट देंगे अपन। यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इंडिया का मिसाइल मैन कौन है। तो यहां पर APJ अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर और CV रमन। तो यहां पर है APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जो सर है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, इनको जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर, फर्स्ट इंडियन हु वेंट टू स्पेस, पहला भारतीय कौन सा था जो स्पेस के अंदर गया। यूरी गागरिन, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राकेश शर्मा। तो हमारे यहां पर पहले थे जो
राकेश शर्मा थे जो पहली बार स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में गए थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहां पर पूछा गया था सुंदरबन आर लोकेटेड इन इंडिया। तो मैं यहां पर बता दूं सुंदरबन कहां पर लोकेटेड होते हैं, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड। तो सुंदरबन जो है कहां पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का स्वॉर्ड फिश है, गैंग्स रिवर डॉल्फिन है, क्रोकोडाइल है, जेली फिश है। तो यहां पर नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का वो है गैंग्स रिवर डॉल्फिन। जो गैंग्स रिवर डॉल्फिन है वो क्या है, जो है क्या है, जो एक्वेटिक एनिमल है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन। नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ए पेशेंट हैज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग एंड ओलिव मास इज फेल्ट इन एब्डोमेन, व्हाट इज द लाइकली कॉम्प्लिकेशन। मतलब इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो यहां पर इसका क्या हो सकता है भाई, अगर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कर रहा है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कर रहा है तो क्या हो सकता है। तो भाई प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में क्या होगा, H प्लस आयन जो है वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में होता है मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये इस प्रकार के ये क्वेश्चंस मोस्टली आपको जो भी हम बता रहे हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। हो सकता है इनमें से आपको कहीं लगे कि सर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया था। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया डॉक्टर प्रिस्क्राइब 44 है ना 44 mcg पर केजी ड्रग है ना 65 kg है ना पेशेंट के लिए, ड्रग अवेलेबल 2 mg पर ml, हाउ मेनी यू एडमिनिस्टर। तो यहां पर वही एक फॉर्मूला लगा लेंगे डिजायर इनटू अवेलेबल इनटू फॉर्म्स है ना। फॉर्म्स आपके पास डिजायर कितनी है, यहां पर इसको आप जो डिजायर 44 mcg को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से तो लगभग 2800 के लगभग आएगा ही है ना। तो यहां पर जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1.43 है ना 1.43 ये जो है इसका सही आंसर रहने वाला, ये एग्जाम के अंदर आया था। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर पेशेंट डिलीवर प्रीटर्म लो बर्थ वेट बेबी व्हेन शुड KMC टू बी स्टॉप्ड। यानी कि एक पेशेंट है जिसने प्री टर्म डिलीवरी किया है तो कब उसकी अपन KMC को अपन रोक सकते हैं, मतलब कब उसकी KMC देना बंद कर सकते हैं बच्चे को, कब KMC देना बंद कर सकते हैं बच्चे को। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, जो हम KMC देना बंद कर सकते हैं वो कर सकते हैं कितना 2500 ग्राम। यदि बच्चे का वेट 2500 ग्राम हो गया तो हम जो है KMC देना उसे बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था विच नेशनल प्रोग्राम इंक्लूड 4D। कौन सा राष्ट्रीय प्रोग्राम ऐसा है जिसके अंदर 4D होता है, मतलब 4D को इंक्लूड किया गया है। तो यहां पर जो है RBS के ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर 4D जो है जैसे कि 4D को यहां पर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। मीजल्स के कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछा गया था। तो यहां पर ऑप्शन स्टोमेटाइटिस, ओटाइटिस, ओर्चाइटिस और फोराइटिस। तो यहां पर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स की यदि बात करेंगे तो इसके जो कॉम्प्लिकेशन होंगे ओटाइटिस जो है ओटाइटिस होगा। यहां पर हो सकता है ऑप्शन में अगर कोई और एक इसमें ओटाइटिस होता है और इसमें एनसेफेलाइटिस होता है, एनसेफेलाइटिस है ना, ये भी होता है, एनसेफेलाइटिस भी होता है इसमें। तो यहां पर अगर ऑप्शन में ये है तो यही ओटाइटिस अपना सही रहेगा। नेक्स्ट यहां पर पूछा गया था इमेज आइडेंटिफाई, ये ऐसा इमेज दिया गया था और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था हॉस्पिटल ट्राइड, डिजास्टर मैनेजमेंट, डेट ट्राइड, नन ऑफ दीज। तो ये इस प्रकार का जो इमेज है ये किस प्रकार का है, ये है अपना किस प्रकार का, ये है क्या है, डेथ ट्राइड के नाम से इसे जाना जाता है, डेथ ट्राइड के नाम से ऐसा इमेज था। नेक्स्ट ये इमेज भी आया था एग्जाम के अंदर, इमेज शो टॉक्सिसिटी ड्यू टू सल्फोनामाइड, थैलिडोमाइड, फेनेटोइन, लिथियम। इस प्रकार की टॉक्सिसिटी किस कंडीशन में देखने को मिलती है, तो ये किस ड्रग की वजह से देखने को मिलती है, तो ये होती है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड की वजह से कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए पेशेंट सीरम सोडियम 150 मिली इक्विवेलेंट, पोटेशियम 3 मिली इक्विवेलेंट, योर कंसर्न, आपकी कंसर्न क्या रहेगी इस कंडीशन में। तो हमारी कंसर्न क्या रहेगी यहां पर, एडमिनिस्टर 0 पॉइंट नॉर्मल सलाइन एंड पोटेशियम विद नोट, क्योंकि यहां पर पहले ही पेशेंट को हाइपर नेट्रेमिया है, इसलिए अपन ये नहीं देंगे।
एडमिनिस्टर डेक्सट्रोज, ये भी नहीं। एडमिनिस्टर रिंगर लैक्टेट, बिल्कुल नहीं। गिव पोटेशियम सप्लीमेंट, हम क्या देंगे उसको, पोटेशियम सप्लीमेंट उसे देंगे, क्योंकि उसका क्या है, 3 है। क्या है, पोटाशियम, जो पोटाशियम है वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम उसको क्या देंगे, अपन पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट हार्ट रेट ऑन ईसीजी। ईसीजी में आपको हार्ट रेट कैलकुलेट करना है, 120, 150, 160, 170, मतलब जो 75। तो यहां पर आप देख सकेंगे, यदि 2 कॉलम आर इंटरवल के बीच में 2 कॉलम आ रहे हैं, अगर आर वहां पर जो ईसीजी के अंदर आर इंटरवल के बीच में यदि 2 कॉलम आ रहे, कितने, 2 कॉलम, तो हम क्या करेंगे, 300 के अंदर 2 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, लगभग अपना आ जाएगा यहाँ पर 150 जो है हार्ट रेट आ जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा अपना ये वाला सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई मेथड यूज इन इमेज। इमेज के अंदर जो मेथड यूज किया गया वो कौन सा मेथड था, हुक मेथड, बंडल मेथड, D&E मेथड, नन ऑफ दीज। तो यहां पर जो मेथड किया गया था ये इस प्रकार का हुक मेथड था। थोड़ा सा इमेज दूसरा था उसमें, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, डिपो प्रोवेरा इंजेक्शन एक्शन, है ना, ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव है। डिपो प्रोवेरा एक क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो इसका एक्शन क्या होगा, इसका एक्शन पूछा गया था, इसका एक्शन क्या होगा। तो इसका एक्शन अपन देख लेते हैं, इसका एक्शन क्या है ना, किल स्पर्म, थिकेंड सर्वाइकल म्यूकस, इनहिबिट इम्प्लांटेशन, नन ऑफ दीज। तो यहां पर क्या करता है, ये थिक सर्वाइकल म्यूकस, जो म्यूकस है उसे थिक यानी गट्टा करता है, इससे स्पर्म ऊपर की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन, यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल डी वर्मिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल डी वर्मिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो 10 फरवरी को, एवरी ईयर 10 फरवरी को क्या है, नेशनल डी वर्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इस प्रकार से क्वेश्चन था, इमेज ऑफ प्लेसेंटा टाइप, वेलामेंटस, बेटेलाडोर, मेम्ब्रेनेक्स प्लेसेंटा और नन ऑफ दीज। तो ये इस प्रकार की प्लेसेंटा आपको देखने को मिली थी। तो ये प्लेसेंटा कौन सी आप देख रहे होंगे, यहां पर इस प्रकार से प्लेसेंटा आपको दिख रही होगी। ये प्लेसेंटा ऐसे जुड़ रही है ना, कहां पर जुड़ रही है ये, है ना, इस प्रकार से यहां पर मेम्ब्रेन पर जुड़ रही है। किस पे जुड़ रही है, मेम्ब्रेन पर इस प्रकार से जुड़ रही है। तो यहां पर होगी वेलामेंटस प्लेसेंटा। कौन सी प्लेसेंटा होगी ये होगी वेलामेंटस प्लेसेंटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो है जो मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगे कि ये एग्जाम में इस प्रकार से नहीं था, है ना। वाई स्ट्रिक्टली फॉलो सर्जिकल एसेप्सिस ड्यूरिंग टीपीएन चेंज। जब आप टीपीएन चेंज करते हैं तो क्यों सर्जिकल एसेप्सिस फॉलो करना चाहिए अपन को। हाइपोटोनिक इंक्रीज द इन्फेक्शन, हाई रिस्क ड्यू टू जिंक, हाई रिस्क ड्यू टू मैग्नीशियम, हाई रिस्क जो हाई ग्लूकोज कंटेंट इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई कंटेंट में ग्लूकोज होता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जब भी आप टीपीएन जब भी लगाते हैं तो वहां पर आपको सर्जिकल एसेप्सिस वाली टेक्निक्स आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन फर्स्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। सबसे पहले पेनिसिलिन किसने खोजा था, रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर, एंटन वेन ल्यूक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जो पेनिसिलिन खोजा गया था वो खोजा गया था यहाँ पर किसने, जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 के अंदर इसको खोजा गया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में था, सॉल्यूशन यूज टू ट्रीट सीवियर हाइपरकैलेमिया। सीवियर हाइपरकैलेमिया है तो आपका कौन सा सॉल्यूशन आप यूज करोगे, सोडियम वेलपोरेट, रिंगर लैक्टेट, 0.45, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो भाई अपन यहां पर यूज करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। वैसे तो इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज को अपन यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, डेक्सट्रोज को। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अपन क्या यूज करेंगे, अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या यूज करेंगे अपन, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम ग्लूकोनेट कोनेट। क्योंकि क्या होता है, ये कार्डियक अरिदमिया को रोकता है। किसको रोकता है, कार्डियक अरिदमिया, कार्डियक अरिदमिया को ये मिया को रोकता है, कार्डियक अरिदमिया को ये रोकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। ये पूछा गया था, बेस्ट मेथड क्या है प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन का। तो बेस्ट मेथड क्या है प्रिवेंट क्रॉस मेथड का, चेंज बेडशीट एवरी डे, इंक्रीज हाई प्रोटीन डाइट, आइसोलेट द पेशेंट, हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। सबसे बेस्ट मेथड है कौन सा, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने का, है ना, सबसे बेस्ट मेथड है इन्फेक्शन को रोकने का। नेक्स्ट,
साइड इफेक्ट ऑफ प्रेडिनिसोलोन, प्रेडिनिसोलोन के साइड इफेक्ट क्या थे? हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, नन ऑफ अबो। तो यहां पर होता है हाइपरग्लाइसेमिया होता है, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड की वजह से क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है ना, ब्लड ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया इसका साइड इफेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, टॉक्सिसिटी साइन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट अबो 12, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, है ना, डिप्रेस्ड। तो यहां पर सही आंसर होगा वो डीप टेंडन रिफ्लेक्स से डिप्रेस्ड। मैं आपको बता दूं, यदि रेस्पिरेटरी रेट भी आता है ना, रेस्पिरेटरी रेट और डीप टेंडन भी आता है, तो अपन जो डीप टेंडन होता है, डीप टेंडन को, जो डीप टेंडन होता है, डीप टेंडन, अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जो है क्या होगी, उसकी टॉक्सिसिटी होगी। टॉक्सिसिटी ध्यान रखना, ये 12 से कम होना चाहिए। अगर 12 दे रखा तो ठीक है ना, अगर 12 से कम दिया तो मतलब उसकी टॉक्सिसिटी है। अगर ऑप्शन में आपको यहाँ अबोव की जगह अगर 12 भी दे देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है, इससे अगर नीचे जाएगा तो उसकी टॉक्सिसिटी है, ठीक है। अगर लेकिन यहां पर ऑप्शन में अपन को डीप टेंडन रिफ्लेक्स दिया तो अपना चौथा वाला सही आंसर है। नेक्स्ट, पोजीशन फॉर न्यूरोसर्जिकल पेशेंट, न्यूरोसर्जिकल पेशेंट के लिए अपन कौन सी पोजीशन यूज करते हैं अपन? तो न्यूरोसर्जिकल पेशेंट के लिए कौन सी पोजीशन यूज करते हैं? एलिवेट बेड 90 डिग्री, एलिवेट लेग, एलिवेट हेड 30 डिग्री, प्रोवाइड 45 डिग्री। तो यहां पर एलिवेट बेड, अगर कोई भी न्यूरोसर्जिकल पेशेंट है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे 30 डिग्री एंगल पर, उसको जो है 30 डिग्री एंगल पर उसका बेड को जो है हेड को एलिवेट कर देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हाँ, इससे आईसीपी नहीं बढ़ता है ना, आईसीपी नहीं बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच नॉट इंक्लूड इन WHO ओटी चेकलिस्ट, ओटी चेकलिस्ट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता WHO में? WHO की साइंग इन, साइंग आउट, टाइम इन और टाइम आउट। तो यहां पर टाइम इन नहीं होता है, बाकी ये सारे इंक्लूड होते हैं, बाकी टाइम इन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। साइंग इन होता है, साइंग आउट होता है और टाइम आउट होता है, बाकी ये इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था, अ पेशेंट विथ वेट है ना 70 kg हैज 40% TBSA बर्न, हाउ मच फ्लूइड शुड गिव टू द पेशेंट फर्स्ट 24 आवर अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला के आपसे कैसे देंगे अपन? तो यहां पर 70 kg का वेट, 40% बर्न है, तो ऐसे इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है 4 ml, है ना, 4 ml इंटू TBSA और बॉडी वेट, ये बॉडी वेट है ना, वेट, ये ऐसा होता है। इसका भी क्या होता है, इसमें भी जो टोटल आता है फ्लूइड, इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है ना। हाफ जो फ्लूइड दिया जाता है वो पहले 8 आवर में दिया जाता है, फिर रिमेनिंग हाफ जो होता है, रिमेनिंग हाफ वो 16 आवर्स में दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है ये रिमेनिंग हाफ। तो यहां पर जो है, यहां पर जो अपना जो है, हो सकता है इसी प्रकार से वो क्वेश्चन हो, ठीक है। यहां पर जो अपना आएगा, यहां पर वो आएगा ये 24 घंटे का, कितने का, 24 घंटे का, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को और ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।